अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। हर साल कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अनोखी और अजीब होती हैं। 2018 में भारतीय राजनीति ऐसी कई घटनाओं की चश्मदीद बनी जो पहले शायद ही कभी देखने को मिली हो। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष लाइव टीवी पर संसद में आंख मारते देखे गए, तो भारतीय राजनीति में नई लहर पैदा करने वाले आप नेता अरविंद केजरीवाल उन सभी नेताओं से माफी मांगते रहे जिनके लिए वो कहा करते थे सब मिले हुए हैं। 2018 की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को जनता की अदालत में देखा जाना और उनकी लोकतंत्र बचाओ अपील आने वाले कई सालों तक यूं ही याद रहेगी। इसी साल अटल, सोमनाथ और अनंत कुमार जैसे सियासी दिग्गजों को हमने खो दिया। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइड लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज कहानी साल 2018 की। साल 2018 में पूरे देश ने महसूस की भीमा कोरेगांव हिंसा की तपिश। हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में दलित समुदाय बड़ी संख्या में जुटकर उन दलितों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने 1818 में पेशवा की सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए थे। 2018 का साल इस आयोजन के लिए बेहद खास था क्योंकि उस दिन भीमा कोरेगांव की लड़ाई के 200 साल पूरे हो रहे थे। 1 जनवरी को भीमा नदी के किनारे स्थित मेमोरियल के पास दिन के 12 बजे जब लोग अपने नायकों को श्रद्धांजलि देने इकट्ठा होने लगे, तभी हिंसा भड़क उठी, पत्थरबाजी हुई और भीड़ ने खुले में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दलितों और सवर्णों से जुड़ा मामला होने के कारण पूरे महाराष्ट्र में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे और देश के कई हिस्सों में इसकी तपिश महसूस की गई। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। 200 साल पहले यानी 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पेशवा की बड़ी सेना को कोरेगांव में हरा दिया था। पेशवा सेना का नेतृत्व बाजीराव कर रहे थे। बाद में इस लड़ाई को दलितों के इतिहास में खास जगह मिल गई। BR अम्बेडकर को फॉलो करने वाले दलित इस लड़ाई को राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद की लड़ाई नहीं कहते हैं। दलित इस लड़ाई में अपनी जीत मानते हैं। साल 2018 में इस युद्ध का 200वां साल था। ऐसे में इस बार यहाँ भारी संख्या में दलित समुदाय के लोग जमा हुए थे। जश्न के दौरान दलित और मराठा समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। इस साल के लिए यहाँ पर पुलिस ने पहले से ही घेराबंदी कर रखी थी। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर को मुंबई में नजरबंद कर दिया गया। 2018 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मंजूर किया था। करीब 11 घंटे की लंबी बहस के बाद अविश्वास गिर तो गया, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो सालों तक याद रखी जाएंगी। अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 451 वोट पड़े। इस वोटिंग में विपक्ष के 126 के मुकाबले मोदी सरकार को 325 वोट मिले। बहस के दौरान राहुल गांधी ने जोरदार भाषण दिया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट के पास जाकर गले मिले। राहुल गांधी अचानक ऐसे पेश आएंगे किसी ने सोचा न था, और उस वक्त मोदी का चेहरा भी यही बयां कर रहा था। प्रधानमंत्री से गले मिलने के बाद राहुल गांधी सदन में अपनी सीट पर बैठे और साथी नेताओं की तरफ देखते हुए आंख मारी। ये सब टीवी पर लाइव पूरी दुनिया देख रही थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी आई तो वो बोले, आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतें आज पूरा देश देख रहा है। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल आज आंख में आंख डालकर सत्य को कुचला गया है। पीएम ने चौकीदार और भागीदार पर भी बोला। उन्होंने कहा कि हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं हैं, ठेकेदार नहीं हैं। देश के किसानों के विकास के भागीदार हूं। हम देश को विकास देने का भागीदार हैं। पीएम ने राहुल के साथ सोनिया गांधी पर भी बिना नाम लिए हमला बोला। उन्होंने कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अविश्वास कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का दुरुपयोग किया है। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि कौन कहता है कि हमारे नंबर नहीं है। ये अहंकार देखिए, 1999 में खड़े होकर दावा किया गया था
272 की संख्या है और हमारे साथ और भी जुड़ने वाले हैं। और अटल जी की सरकार को सिर्फ एक वोट से गिरा दिया था। 272 का जो दावा किया था वो खोखला निकला। देश पर चुनाव थोपे गए। स्थिर जनादेश को अस्थिर करने के लिए खेल खेले जा रहे। वोट के बदले नोट, ये खेल कौन नहीं जानता है। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर सोनिया गांधी ने कहा था कि कौन कहता है कि हमारे पास नंबर नहीं है। हालांकि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का पहला अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद हुए मत विभाजन में 451 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 126 वोट पड़े, जबकि विरोध में 325 मत पड़े। भाजपा के 2 सांसद केसी पटेल और भोला सिंह बीमार थे, लेकिन वे मतदान के लिए संसद पहुंचे। वहीं सांसद पप्पू यादव ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और मतदान से पहले सदन से वॉकआउट किया। ये अविश्वास तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर राजग सरकार से अलग होने के बाद उसके खिलाफ लाया था। तेलुगु देशम पार्टी के केसिनेनी श्रीनिवास पहले सांसद थे, जिन्होंने अविश्वास नोटिस दिया और उनसे इस प्रस्ताव को रखने के लिए कहा। प्रस्ताव को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और माकपा के 50 सांसदों का समर्थन था। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अविश्वास प्रस्ताव नोटिस दिया था। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि उन्हें इस मामले में सभी नोटिस को एक समय में एक साथ लेना चाहिए। खड़गे और श्रीनिवास के अलावा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तारिक अनवर, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन.के. प्रेमचंद्रन और तेदेपा के थोटा नरसिम्हन ने भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था। इस साल केजरीवाल का माफीनामा भी काफी सुर्खियों में रहा। जिस तरह लोग होली पर गले मिलकर गिले शिकवे दूर करते हैं, ठीक वैसे ही आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने उन सभी नेताओं से माफी मांग ली जिन पर कभी बड़े इल्जाम लगाए थे। राजनीति में एंट्री से पहले ही अरविंद केजरीवाल संसद में बैठे नेताओं को डकैत, हत्यारे और बलात्कारी बताते रहे। एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में सीबीआई की टीम जांच पड़ताल करने पहुंची तो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को कायर और मनोरोगी तक कह डाला था। ये सब तो चल गया, लेकिन कुछ मामलों में केजरीवाल को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि अरुण जेटली सहित कई नेताओं ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा कर डाला। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले तो शिरोमणि अकाली दल के महासचिव विक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगी। विक्रम सिंह मजीठिया को केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्ट बताते रहे और जेल भेजने की बात करते रहे। फिर एक एक करके केजरीवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली, बीजेपी नेता नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से भी माफी मांगी। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी को मंदिर परिसर में जाने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन सबरीमाला को मानने वालों ने झंडा बुलंद कर लिया कि कोर्ट का फैसला आस्था के खिलाफ है और वो किसी भी शर्त पर इस उम्र की महिलाओं को मंदिर में नहीं घुसने देंगे। श्रद्धालुओं का मानना था कि महिलाओं को मंदिर में जाने से रोकने के नियम सैकड़ों वर्ष पुराने हैं और सभी को इस परंपरा का पालन करना चाहिए। विवाद 2006 से शुरू हुआ था, जब मंदिर के मुख्य ज्योतिषी परप नगड़ी उन्नी कृष्णन ने कहा था कि मंदिर में स्थापित अयप्पा अपनी ताकत खो रहे हैं और वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि मंदिर में किसी युवा महिला ने प्रवेश किया। इसके बाद कन्नड़ एक्टर प्रभाकर की पत्नी जयमाला ने दावा किया था कि उन्होंने अयप्पा की मूर्ति को छुआ और उनकी वजह से अयप्पा नाराज हुए। उन्होंने कहा था कि वह प्रायश्चित करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर त्रावणकोर देवासम बोर्ड ने कहा था कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे और इस वजह से मंदिर में वही बच्चियां और महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं जिनका मासिक धर्म शुरू ना हुआ हो या फिर खत्म हो चुका हो। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर खूब बवाल भी हुआ। भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख ने भी यहां पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाई। बीजेपी ने इसे आस्था का सवाल बना लिया और सचिवालय तक मार्च किया। न्यायपालिका के इतिहास में जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2018 की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक रही। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
जुडिशरी का अंदरूनी झगड़ा सार्वजनिक करते हुए लोकतंत्र बचाने की हाथ जोड़कर अपील की। 4 जजों का नेतृत्व जस्टिस जे चिलमेश्वर ने किया, जिनका साथ दिया जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस बी मदन लोकुर ने। मीडिया के जरिए जजों ने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चारों के निशाने पर तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा रहे। बाद में कार्यक्रम में जस्टिस चिलमेश्वर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर वरिष्ठता के हिसाब से रंजन गोगोई को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया तो समझा जाना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है। बाद में केंद्र सरकार ने जस्टिस गोगोई को चीफ जस्टिस बना दिया और लोकतंत्र पर खतरा टल गया। विपक्षी दलों के सांसदों ने तब के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने की कोशिश भी की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाने का ये पहला केस रहा। ऐसा मौका कम ही देखा गया जब एक ही मुद्दे पर 2 पक्ष अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करें और दोनों ही देश की राजनीति पर लगभग एक जैसा असर डालें। SC/ST एक्ट पर पहले दलितों और फिर सवर्णों का भारत बंद बराबर असरदार रहा। SC/ST एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद फौरन गिरफ्तारी का कानून में प्रावधान था। इसके खिलाफ सवर्णों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को कैंसिल करते हुए कहा कि बिना जांच पड़ताल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट की बदलाव करते हुए कहा था कि मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि शिकायत मिलने पर तुरंत मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि शिकायत मिलने के बाद DSP स्तर के पुलिस अफसर द्वारा शुरुआती जांच की जाएगी और जांच किसी भी सूरत में 7 दिन से ज्यादा समय तक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल की बात को मानते हुए कहा था कि इस मामले में सरकारी कर्मचारी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई पार्टियों के विरोध के चलते मोदी सरकार ने इसमें अमेंडमेंट कर दिया और प्रावधान बना दिया कि इसे मूल रूप में बहाल किया जाता है। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर फैसला दिया, जिसमें दलितों के खिलाफ अपराधों के मामले में जमानत और अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ सत्ताधारी NDA के दलित सांसदों ने भी भारी विरोध जताया। दलितों के भारत बंद के दौरान भारी हिंसा हुई, जिसमें यूपी में 2 और मध्य प्रदेश में 6 लोग सहित 9 की मौत हो गई। दलितों के विरोध से दबाव में आई मोदी सरकार ने संसद के जरिए एक्ट को उसके मूल स्वरूप में कर दिया। सवर्ण समुदाय सरकार के इस कदम के विरोध में सड़क पर उतर आया और एक बार फिर से भारत बंद हुआ। बंद की दोनों घटनाओं में काफी लोग जख्मी हुए। इसी साल मी टू कैंपेन जो अमेरिका से शुरू हुआ था, लेकिन इस कैंपेन ने भारत के कई लोगों का सच बाहर ला दिया, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। भारत में मी टू की शुरुआत बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने की। तनुश्री ने कहा कि 2008 में फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। नाना ने बाकी कोरियोग्राफर को साइड करते हुए खुद उन्हें डांस सिखाना शुरू कर दिया था। उनके साथ इंटीमेट सीन देने के लिए जबरदस्ती भी की थी। नाना पाटेकर का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन तनुश्री ने उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। इसके बाद दूसरे लोगों पर इस तरह के आरोपों का सिलसिला चल पड़ा। इनमें विकास बैल, चेतन भगत, रजत कपूर, कैलाश खेर, जुल्फी सुईद, आलोकनाथ सिंगर, अभिजीत भट्टाचार्य, तमिल राइटर वेरामुथु और सुहेल सेठ जैसे प्रमुख लोग शामिल हैं। अगर देखा जाए तो मी टू के सबसे बड़े शिकार केंद्र सरकार में मंत्री MJ अकबर हुए। एक महिला पत्रकार के आरोप लगाने के बाद उन पर कई लोगों ने आरोप लगाए। इसके बाद मोदी सरकार से MJ अकबर की छुट्टी हो गई। साल 2018 में सियासत के कई धुरंधर देश को अलविदा कह गए। देश ने कई अनमोल रत्न खो दिए, लेकिन उनके विचार, आदर्श और मूल्य हमेशा लोगों के जहन में रहेंगे। सबके चहेते और विरोधियों के दिल जीत लेने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का इसी साल निधन हो गया। लंबे वक्त से बीमार चल रहे अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त को एम्स में निधन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी का सार्वजनिक जीवन बहुत ही बेदाग और साफ सुथरा था। इसी बेदाग छवि और साफ सुथरे सार्वजनिक जीवन की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी का हर कोई सम्मान करता था। उनके विरोधी भी उनके प्रशंसक थे।
अटल बिहारी वाजपेयी के लिए राष्ट्रहित सदा सर्वोपरि रहा, तभी उन्हें राष्ट्र पुरुष भी कहा जाता था। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रमुक के नेता एम करुणानिधि का निधन भी इसी साल अगस्त 2018 में हुआ। वामपंथी के दिग्गज नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी भी 13 अगस्त 2018 को आखिरी सांस ली। वो 89 साल के थे। इसी साल अक्टूबर महीने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी भी चल बसे। भारतीय राजनीति में एनडी तिवारी का एक बड़ा कद था। एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के 2 बार और उत्तराखंड के 1 बार मुख्यमंत्री रहे। वहीं दक्षिण भारत में भाजपा के सबसे ताकतवर नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार भी इसी साल दुनिया को अलविदा कह गए। नवंबर 2018 में उनका निधन हो गया। वो पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। अनंत कुमार कर्नाटक के बेंगलुरु साउथ से सांसद थे। वो केंद्र सरकार में संसदीय कार्य मंत्री भी थे। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में, यानी साल 2019 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड लाइव। नमस्कार।